Welcome, my dear students. Now we are going to discuss question number 17 of third unit of physics subject of 10+2 class, and topic of this question is torque acting on a current carrying rectangular loop placed in the uniform magnetic field. Earlier we have studied that when a current carrying conductor is placed in external magnetic field, say this is a conductor, straight conductor, and carrying current I in upward direction, and let it is placed in the uniform magnetic field B vector B, then it experiences a force which is given by F vector is equal to IL vector cross B vector, where L is the length of the conductor. If conductor is finite, then we put the length, and if conductor is of infinite length, then we calculate force per unit length. So dear students, here we shall use this concept, but instead of taking a straight conductor, we are taking here a coil. We are discussing about the coil. So what is a coil? First of all, let us discuss this. जब हम एक कोई इंसुलेटिंग कंडक्टिंग वायर लेते हैं और उसे हम लोग इस तरह से एक एंड से, मान लीजिए इस तरह से हम लोगों ने उसे रेक्टेंगुलर फॉर्म में बना दिया, राइट। ये वायर है, कंडक्टिंग वायर है। अब यहाँ से एक एंड से करंट आई इसमें एंटर होगा, हम फ्लो करवाएंगे, तो वो इस तरह से करंट इस वायर के थ्रू होता हुआ रेक्टेंगुलर शेप में यहाँ से बाहर आ जाएगा। बट अगर हम इंस्टेड ऑफ टेकिंग ओनली वन टर्न, अगर हम इसको इस तरह से बना दें, लाइक दिस वे, वी मेक नंबर ऑफ टर्न्स एंड देन पास द करंट थ्रू इट, देन जितनी बार हम इसमें करंट पास, जितने इसमें टर्न होंगे उतने टाइम से इसका करंट जो है वो इसमें हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसमें आई करंट पास कर रहे हैं तो और इसमें एन नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स एन है, ठीक है, तो इसका जो करंट है वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में एन टाइम्स हम उस करंट को कंसीडर करेंगे। अब हम क्या करते हैं कि अपनी इस रेक्टेंगुलर, ऐसी एक रेक्टेंगुलर कॉइल बनाते हैं और उस रेक्टेंगुलर कॉइल को एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर देते हैं, ठीक है। हमने किसी डायरेक्शन में एक पार्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अप्लाई की हुई है, ओके। तो इस तरह से हम लोग एक रेक्टेंगुलर कॉइल बनाते हैं और उसे एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं, तो उस कॉइल के ऊपर टॉर्क प्रोड्यूस होता है, ठीक है। टॉर्क क्या होता है? टॉर्क फोर्स का ही एक एनालॉग है जो किसी बॉडी में रोटेटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। मतलब आपकी जो कॉइल है वो उस मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट हो जाती है। तो कैसे रोटेट हो जाती है और कितना उसमें टॉर्क प्रोड्यूस होता है, मींस रोटेशन प्रोड्यूस होती है, वो हम लोग यहाँ पर आज इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। बच्चे नोट्स भी मैं साथ में दे रहा हूँ, अगर किसी बच्चे को नोट्स चाहिए हों या किसी ने नोट्स ना किए हों तो वो यहाँ से वीडियो पॉज करके इन्हें नोट भी कर सकता है साथ साथ में, और यहाँ से समझ भी सकता है, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट। Consider a rectangular loop ABCD having length L, breadth B and carrying current I in anti-clockwise direction. ये हमारी लूप है ABCD। हमने इसे थोड़ा सा टिल्ट करके एंगल पे रखा हुआ है ताकि टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ सके। सो इसकी जो लेंथ है वो हमने L कंसीडर कर ली, और इसकी जो ब्रेड्थ है बच्चों हमारी, वो हमने B कंसीडर कर ली, ठीक है। और आई इसमें करंट है जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ये हमारी करंट की डायरेक्शन है। ये देखिए, ये ए से बी में जा रहा है करंट, बी से सी, सी से डी और डी से ए। तो रेक्टेंगुलर फॉर्म में, इस रेक्टेंगुलर शेप में इस कॉइल में करंट जो है वो फ्लो हो रहा है। लेट इट बी प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर। इसे एक एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में प्लेस किया गया। लेटर से वो अलोंग द प्लेन ऑफ दिस पेपर लेफ्ट टू राइट मैग्नेटिक फील्ड एक्ट कर रही है। ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है बी वेक्टर,
बी वेक्टर और बी वेक्टर। तो ये सभी पॉइंट्स के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड आपकी सेम रहेगी डायरेक्शन में भी और मैग्नीट्यूड में भी, क्योंकि हमने मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म अप्लाई की हुई है। सच दैट एंगल बिटवीन नॉर्मल ऑफ द प्लेन ऑफ द लूप, जो लूप का नॉर्मल है, ये हमारी कॉइल आ गई, ये हमारी कॉइल का, कॉइल ये लूप एक ही बात है, ये हमारी कॉइल ये लूप का प्लेन है और इस प्लेन का ये नॉर्मल हो गया परपेंडिकुलर, जिसे आप कहते हैं प्लेन का परपेंडिकुलर। तो अगर हम बीच में ड्रॉ करें तो ये इस तरह से बनेगा, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड और लूप के या कॉइल के प्लेन के बीच, प्लेन का जो परपेंडिकुलर है, जिसे नॉर्मल टू द प्लेन भी हम कहेंगे, या सरफेस वेक्टर भी आप इसे कह सकते हैं, एरिया सरफेस वेक्टर, उनके बिटवीन जो एंगल है वो आपका थीटा है। ठीक है। देन नाउ एज वी नो दैट व्हेन कंडक्टर ऑफ लेंथ L and carrying current I is placed in uniform magnetic field B, it experiences a force given by vector F is equal to IL vector cross B vector। मैंने टॉपिक के स्टार्टिंग में बता दिया था आपको कि फोर्स क्या होती है जब किसी कंडक्टर में करंट आई जा रहा है, करंट आई उसमें फ्लो हो रहा है, एल उसकी लेंथ है और बी मैग्नेटिक फील्ड में उसे रखा गया है, तो फोर्स होती है वेक्टर एफ इज इक्वल टू आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है। तो हम यही यहाँ पर सबसे पहले हम लोग, अब ये जो लूप है आपकी, इसमें हम लोग इस लूप को, रेक्टेंगुलर लूप है, हम 4 पार्ट्स में से डिवाइड करते हैं। ए टू बी स्ट्रेट कंडक्टर रहेगा, बी टू सी स्ट्रेट कंडक्टर, सी टू डी स्ट्रेट कंडक्टर, डी टू ए स्ट्रेट कंडक्टर। ए बी और सी डी जो कंडक्टर हैं, जैसा डायरेक्शन है करंट का वैसे ही मैंने कंडक्टर का नेम भी बोल रहा हूँ मैं। यहाँ पर करंट डाउनवर्ड है तो मैं ए बी कंडक्टर कह रहा हूँ। तो ए बी कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के यहाँ पर परपेंडिकुलर हो गया बच्चों। सिमिलरली सी डी कंडक्टर भी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो गया, क्योंकि ये कंडक्टर, इस कंडक्टर में करंट डाउनवर्ड जा रहा है और इसमें अपवर्ड जा रहा है, जबकि आपकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्लेन के पैरेलल लेफ्ट साइड टू राइट साइड फ्लो कर रही है। ठीक है। तो इस पूरे कंडक्टर पर कहीं भी आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखेंगे तो वो परपेंडिकुलर ही आएगी। तो अब हम सबसे पहले ए बी कंडक्टर पर फोर्स निकालते हैं। तो ए बी कंडक्टर के लिए देखिए, फोर्स एफ को हम F1 लिख देते हैं, वेक्टर F1 इक्वल टू करंट आई, करंट तो आई ही फ्लो कर रहा है इन ऑल 4 आर्म्स, लेंथ L, इसकी जो लेंथ है ए बी की वो हमने L सपोज की है और मैग्नेटिक फील्ड बी है, तो ये हो गया आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है। अब अगर आप लोग यहाँ पर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करते हैं बच्चों, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अगर यहाँ अप्लाई करें आप लोग ए बी आर्म के ऊपर, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, अगर आपको विजिबल हो रहा है, जैसे मेरे ख्याल से वीडियो में आ नहीं पाएगा, हम लेफ्ट हैंड की अपनी जो सेपरेट वीडियो पड़ा है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का, आप उसे जरूर देखिए, वहाँ से आपको ये पूरा यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। ठीक है। मैं यहाँ पर सिर्फ इसकी डायरेक्शंस बता रहा हूँ आप लोगों को, बाकी आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का वीडियो पूरा कंप्लीट देखें, वहाँ पर मैंने इसे बहुत अच्छे से बनाया हुआ है। ठीक है। राइट। सो व्हाट हैपन्स हियर कि अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, करंट आई डाउनवर्ड, सेंटर फिंगर करंट डिनोट करती है, ये हमारे लेफ्ट हैंड लेते हैं हम लोग, ये लेफ्ट हैंड की 4 फिंगर है, ये इसकी सेंटर फिंगर है सी, 4 फिंगर है एफ लिखते हैं, और ये हमारा थंब होता है। हम इन तीनों फिंगर्स को परपेंडिकुलरली इस तरह से स्ट्रेच कर देते हैं। ठीक है। तो जो सेंटर फिंगर है वो करंट की डायरेक्शन में रहती है, यहाँ पर करंट आपका डाउनवर्ड है, हम अपनी सेंटर फिंगर को नीचे की तरफ कर देते हैं। बी आपकी मैग्नेटिक फील्ड होती है जो 4 फिंगर से रिप्रेजेंट करती है, तो बी आपकी लेफ्ट टू राइट है, तो मैं अपने हाथ को इस तरह से रख देता हूँ। ठीक है। तो ये मेरी सेंटर फिंगर है जो डाउनवर्ड आ रही है, देखिए स्केच से मैं दिखा रहा हूँ आपको, नीचे की तरफ करंट है मेरा। ठीक है। और ये बी मेरा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, जो आपकी लेफ्ट टू राइट है। तो थंब जो है दैट इज टुवर्ड्स मी, ये मेरी तरफ आ रहा है, तो इस तरफ आपकी फोर्स होगी। और अगर आप पेपर के हिसाब से चाहें तो आप इसको ऐसे रख सकते हैं। देखिए क्या हुआ, ये करंट हो गया, ये नीचे देखिए यहाँ पर ये करंट की डायरेक्शन है, ये मेरे सेंटर फिंगर की डायरेक्शन हो गई, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये इस तरफ आ गई।
ठीक है। तो थंब हमारा अपवर्ड आ रहा है, थंब इज अपवर्ड डायरेक्शन, तो इसका मतलब यहाँ पर जो फोर्स है वो आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर रहेगी, ठीक है। तो वही हमने यहाँ पर अपने नोट्स में लिखा हुआ है जो आपको दिए गए हैं, नहीं मिले हैं तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं। देखिए, फ्रॉम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर F1 इज परपेंडिकुलर टू आर्म AB एंड डायरेक्टेड आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर, मतलब इस आर्म के ऊपर जो फोर्स है वो प्लेन से आउटवर्ड ऊपर की तरफ लगेगी, जिसे हम इस तरह से दिखा रहे हैं यहाँ पर। सिमिलरली फोर्स ऑन द आर्म CD, इसी तरह से हम आर्म CD के ऊपर भी फोर्स निकालते हैं। तो आर्म CD में भी करंट I है, इसकी लेंथ भी L है और मैग्नेटिक फील्ड भी B है, तो फोर्स को हमने F2 वेक्टर लिख दिया। IL क्रॉस B लगाया हमने यहाँ पर, तो ये IL वेक्टर क्रॉस B वेक्टर आ गया। अगेन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे आप लोग यहाँ पर, देखिए तो करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई है, यहाँ डाउनवर्ड था करंट, यहाँ अपवर्ड हो गया, तो यहाँ पर जो फोर्स है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से वो इनटू द प्लेन ऑफ पेपर अंदर की तरफ आ जाता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर फोर्स प्लेन से ऊपर लग रही है, यहाँ पर फोर्स प्लेन से अंदर लग रही है, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर लग रही है। ये यहाँ से अपवर्ड है तो यहाँ से डाउनवर्ड हो जाएगी, मतलब दोनों फोर्सेस, ठीक है, हो गया यहाँ पर ये, राइट। तो एक फोर्स अपवर्ड एक दूसरे के ऑपोजिट है, फोर्सेस पैरेलल हैं, फोर्सेस पैरेलल होंगी, लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग होगा, लेकिन फोर्सेस यहाँ पर मैग्नीट्यूड में बराबर होंगी। मैग्नीट्यूड में कैसे इक्वल होंगी, देखिए हमने मैग्नीट्यूड फाइंड आउट किया यहाँ पर, बट फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स F1 एंड F2, अभी मैं F1 और F2 की बात कर रहा हूँ, ठीक है, आर्म AB और CD की। तो मैग्नीट्यूड हो गया, देखो IL, इसका मैग्नीट्यूड ओपन करेंगे हम लोग, F2 का निकाल लेते हैं, वही F1 का होगा क्योंकि दोनों IL वेक्टर क्रॉस B आ रहा है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ IL वेक्टर दैट इज IL, मैग्नीट्यूड ऑफ B दैट इज साइन ऑफ थीटा आता है, क्रॉस प्रोडक्ट जब एक्सपेंड होता है तो थीटा यहाँ पर 90 डिग्री है। मैंने पहले बताया आपका करंट एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल 90 है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो दोनों केस में एंगल 90 है। हम साइन 90 डिग्री लिखते हैं, साइन 90 आपका 1 होता है। अब साइन 90 1 है तो 1 इंटू बी इंटू एल इंटू आई इक्वल टू IL भी आ गया। इसका मतलब ये दोनों फोर्सेज जो हैं वो मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं। अब हम बात कर लेते हैं AD आर्म और BC आर्म के ऊपर। तो DA आर्म पर क्या फोर्स होगी, फॉर्मूला वही लगेगा बच्चों जो हम लगाते हैं, IL क्रॉस B का फॉर्मूला हमने लगाया यहाँ पर, बट इन प्लेस ऑफ लेंथ हम लोगों ने BC आर्म या AD आर्म की जो लेंथ है वो हमारी B है, तो हमने यहाँ पर B लिख दिया, तो ये बन गया IB क्रॉस B, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखें, ड्यू टू सिमेट्री जो एंगल यहाँ पर बनेगा आपका AD और B के बीच में, वही एंगल आपका यहाँ पर भी बनेगा BC और B के बीच में, तो दोनों एंगल्स आपके सेम रहेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है, मतलब AD फोर्स अपवर्ड और BC के ऊपर जो फोर्स डाउनवर्ड लगेगी, उन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर आएगा, क्योंकि देखिए I दोनों में सेम आ गया, यहाँ भी I है यहाँ भी I है, B वेक्टर क्रॉस B वेक्टर आ गया, क्रॉस B दोनों में एंगल थीटा आपका सेम रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर जो डायरेक्शन की बात करेंगे तो डायरेक्शन आप सिंपल यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट से भी निकाल सकते हैं। जब आप IB क्रॉस B यहाँ पर करेंगे थ्रू स्मॉलर एंगल, तो ये फोर्स अपवर्ड आएगी, और जब आप यहाँ पर IB क्रॉस B करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट से भी निकाल सकते हैं सिंपल, तो ये आपकी फोर्स डाउनवर्ड आएगी। तो ये दोनों जो फोर्सेस हैं आपकी यहाँ पर वो इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन में भी बिल्कुल ऑपोजिट है, मतलब एक ही पॉइंट पर जितनी फोर्स ऊपर एक्ट कर रही है उतनी फोर्स आपकी नीचे एक्ट कर रही है, तो ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, वेयर एज फोर्सेज एक्टिंग ऑन द आर्म BC एंड DA, ये है आपकी आर्म BC और ये है आपकी आर्म DA, आर इक्वल ऑपोजिट, इक्वल है मैग्नीट्यूड में, ऑपोजिट है डायरेक्शन में, मतलब एक अपवर्ड एक्ट कर रही है एक डाउनवर्ड, एंड एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन, एक ही लाइन पर एक्ट कर रही हैं। एक ही लाइन पर एक्ट करने का मतलब समझते हैं, जैसे ये हमारा पेन है, तो अगर इसको मैं यहाँ से इस तरफ पुल करता हूँ तो नीचे से इस तरफ को पुल कर रहा हूँ, मतलब इस पेन को दोनों तरफ से पुल किया जा रहा है, तो मेरा लाइन ऑफ एक्शन जो है वो क्या हो जाता है, सेम हो जाता है, एक ही लाइन पर दोनों फोर्स एक्ट कर रही हैं। अब बराबर फोर्सेस लग रही हैं दोनों साइड को, तो टोटल फोर्स क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, मतलब कैंसिल हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, फिगर को ध्यान से समझिए कि जो फोर्स DA आर्म और BC आर्म पर लगती है वो दोनों कैंसिल हो जाती हैं, मतलब इन आर्म्स के ऊपर फोर्सेज 0 हो गई। जबकि आर्म AB पर फोर्स लग रही है F1 आउटवर्ड, इस पर लग रही है इनवर्ड, ठीक है। आप ये समझ सकते हो कि जैसे ये मैंने एक बॉल पेन रख दिया, इस तरफ फोर्स लग रही है नीचे की तरफ, ठीक है, और इस तरफ फोर्स लग रही है ऊपर की तरफ, ठीक है।
तो इस तरह से मैं पकड़ लेता हूँ। अब इसके ऊपर दोनों साइड से ऑपोजिट फोर्सेस लगेंगी तो आपकी कॉइल क्या होगी, रोटेट हो जाएगी, मतलब यहाँ पर टॉर्क प्रोड्यूस होगा। जब टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस अलग अलग पॉइंट पर पैरेलली एक्ट करती हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे कपल कहते हैं और वो एक टॉर्क प्रोड्यूस करता है। ठीक है, राइट। तो वही हमने यहाँ पर बताया है, एंड दे फॉर्म अ कपल एंड ट्राई टू रोटेट द लूप इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एज शोन इन द फिगर। ये हमने यहाँ पर बता दिया। ये हमारा एंड ए है लूप का, ये एंड डी है। अब मैं इसका टॉप व्यू बना रहा हूँ, ये ए और डी हम ऊपर से इसे देख रहे हैं। तो ये एंड ए पर फोर्स F1, आप इसे आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर बोल सकते हैं और इसे इनटू द प्लेन ऑफ पेपर बोल सकते हैं। और मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, तो इन दोनों फोर्सेस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आ गया, AN। मतलब ये इस लाइन पे एक्ट कर रही है, इस F2 फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ये है और F1 फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन आपकी ये है। तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर वो हो गया AN। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स क्रॉस इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। तो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, दैट इज ILB, हमने ILB लिख दिया और परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों फोर्सेस में AN आ गया। ठीक है, मतलब ये बन गया ILB इंटू AN। लेकिन AN हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है। AN कैसे कैलकुलेट किया गया है, देखिए ध्यान से। थीटा हमने पहले सपोज किया था, थीटा इज द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड प्लेन ऑफ द लूप। ठीक है, तो वो एंगल थीटा है। अब ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा आएगा, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। एंड दिस लाइन जो डबल कट मैंने लगाया है एंड दिस लाइन ये भी आपस में परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, तो परपेंडिकुलर्स अगर टू लाइन्स हैं आपस में तो उनके बीच अगर कहीं कुछ एंगल बनता है तो उन दोनों के परपेंडिकुलर्स में भी वही एंगल बनता है। ठीक है, ये थ्योरम पढ़ी हम लोगों ने। तो जैसे अब ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, इनके बीच में एंगल थीटा बन रहा है, तो इन लाइंस का परपेंडिकुलर जहाँ पर आपस में इंटरसेक्ट करेगा वहाँ भी सेम एंगल थीटा ही बनेगा। तो लाइन 1 का परपेंडिकुलर ये हो गया, लाइन 2 का परपेंडिकुलर ये हो गया, यहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये यहाँ पर एंगल थीटा बन गया। अब आप ट्राइंगल AND को ध्यान से देखें तो थीटा के ऑपोजिट वाली साइड जो है वो साइन होती है, हाइपोटेन्यूज साइन थीटा, हाइपोटेन्यूज इंटू साइन थीटा, हाइपोटेन्यूज ट्राइंगल का B है तो AN आपका B साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप इसको और भी बहुत से तरीके हैं, जैसे आपको अच्छा लगे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सो AN बिकम्स B साइन थीटा, so this become ILB into B sin theta। so I, और अगर ऐसे नहीं समझ आ रहा है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, AN आपका परपेंडिकुलर हो गया और ये आपका हाइपोटेन्यूज हो गया, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं AN अपॉन AD इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा होता है। तो यहाँ से AN इज इक्वल टू AD हो जाएगा और AD आपकी साइड ऑफ द लूप है जो कि B है, तो ये B साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर ये ILB और AN का वैल्यू B साइन थीटा सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये बन गया I इंटू L इंटू B। LB को हमने इकट्ठा कर लिया, क्यों किया देखते हैं अभी, और ये आ गया B साइन थीटा। बट LB क्या है, L इज द लेंथ ऑफ द लूप, B इज द ब्रेड्थ। सो लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है एरिया रेक्टेंगल का, और लूप भी हमारी रेक्टेंगल है, तो LB को हमने A लिख दिया, एरिया ऑफ द लूप, और ये बन गया IAB साइन थीटा। ठीक है, एंड इफ लूप हैज n टर्न्स देन नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द लूप इज गिवन बाई टो n। अब टर्न्स के बारे में मैंने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में बता दिया था कि करंट आपका n टाइम्स हो जाता है, तो यहाँ पर जो टॉर्क है वो भी आपका n टाइम्स हो जाएगा, तो टो n हो जाएगा NIAB साइन थीटा। अब जो I इंटू A है, करंट इंटू एरिया ऑफ द लूप जो है, उसे हम लोग यहाँ पर एक नई टर्म का नाम देते हैं, इसे ध्यान से पढ़िए। दिस इज नोन एज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द करंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द, ओके। सो IA को हम इक्वल टू स्मॉल m नाम देते हैं और इसे हम कहते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ करंट। देन टॉर्क बिकम्स, तो टॉर्क क्या बन जाता है, टो इज इक्वल टू MB साइन थीटा। इसे कैपिटल M से भी डिनोट कर देते हैं हम लोग, तो यू कैन राइट इट हियर द कैपिटल M, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो ये बन गया MB साइन थीटा। अब M एक वेक्टर क्वांटिटी है, B भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके बारे में हम डिटेल में भी पढ़ेंगे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होती है। सो टॉर्क बिकम वेक्टर M क्रॉस वेक्टर B। ठीक है, तो यहाँ से आप डायरेक्शन वगैरह भी निकाल सकते हैं इसकी।
तो ये हो गया आपका टॉर्क का क्वेश्चन। और आगे इसमें आता है, एक नोट लिखा है मैंने, इलेक्ट्रिक मोटर इज एन इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन अ लूप। जो आपकी इलेक्ट्रिक मोटर होती है, बिजली से चलने वाली मोटर्स जो घूमती हैं, रोटेट करती हैं, वो सारी टॉर्क के ही प्रिंसिपल पर काम करती हैं। ठीक है, उनमें रेक्टेंगुलर कॉइल्स बनाई जाती हैं और एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बाय मींस ऑफ द स्ट्रॉन्ग मैग्नेट क्रिएट की जाती है। और उनके बीच में जब कॉइल रखी जाती है तो फिर उसके ऊपर टॉर्क लगता है और वो कॉइल घूमना शुरू हो जाती है, उसमें रोटेशन प्रोड्यूस हो जाती है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 एंड टॉपिक इज व्हाट इज मैग्नेटिक डाइपोल एंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, एंड गिव इट्स यूनिट। शो दैट करंट कैरिंग लूप बिहेव्स एज अ मैग्नेटिक लूप। फाइंड एक्सप्रेशन फॉर इट्स मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो मैग्नेटिक डाइपोल क्या होती है पहले हम ये समझ लेते हैं। अ सिंपल बार मैग्नेट के बारे में जानते हैं आप सभी। एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ मैग्नेट है, उसे हम बार मैग्नेट कहते हैं। आप एक मैग्नेट लेते हैं, उसे रेक्टेंगुलर पीस में काट देते हैं। ठीक है, तो दैट इज नॉन एज अ सिंपल बार मैग्नेट कंसिस्टिंग ऑफ नॉर्थ एंड साउथ पोल। उसमें दो पोल होते हैं, एक साउथ पोल होता है और एक नॉर्थ पोल होता है। एक का नाम साउथ होता है और दूसरे का नाम हम नॉर्थ पोल कहते हैं। इज कॉल्ड अ मैग्नेटिक डाइपोल, उसे ही मैग्नेटिक डाइपोल कहा जाता है। मीन्स मैग्नेट के टू पोल्स, डाइपोल मीन्स टू पोल्स, वन इज साउथ एंड अदर इज नॉर्थ। ठीक है, तो मैग्नेटिक डाइपोल क्या है? अ सिंपल बार मैग्नेट कंसिस्टिंग ऑफ टू पोल्स नॉर्थ एंड साउथ सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस इज नोन एज द मैग्नेटिक डाइपोल। जो उसका डिस्टेंस है बीच का, उसे हम 2l वेक्टर से डिनोट करते हैं एंड स्ट्रेंथ ऑफ द पोल जो है वो स्मॉल m से डिनोट की जाती है। अब आता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ मैग्नेट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द पोल स्ट्रेंथ ऑफ आइदर पोल। साउथ और नॉर्थ में से दोनों की पोल स्ट्रेंथ बिल्कुल इक्वल होती है। ठीक है, जितनी एक पोल की होगी उतनी स्ट्रेंथ दूसरे पोल की होती है। तो उसमें से किसी भी एक पोल की स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स, डिस्टेंस बिटवीन द पोल, दैट इज m into 2l, m into 2l, दैट इज नोन एज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। उसे हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों की कन्वीनियंस के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल m वेक्टर को हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का नाम दे देते हैं। स्मॉल m को क्या कहा हमने? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, स्मॉल m इज योर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। qm इज द स्ट्रेंथ ऑफ द पोल। qm हम लोगों ने पोल स्ट्रेंथ सपोज कर ली। जैसे हमारे पास चार्ज होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, वैसे यहाँ पर पोल स्ट्रेंथ होती है। m हमने मैग्नेट के लिए यूज कर लिया और 2l वेक्टर इनके डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पोल्स। सो पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय दिस। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखेंगे कि qm इज द पोल स्ट्रेंथ ऑफ साउथ एज वेल एज नॉर्थ। दोनों की इक्वल होती है, जितनी स्ट्रेंथ साउथ की है उतनी स्ट्रेंथ आपकी नॉर्थ पोल की भी है। तो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है qm इंटू 2l वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन के बारे में स्टडी करेंगे, उसे हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कहेंगे। ठीक है, आगे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। क्या डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की? साउथ टू नॉर्थ। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, सॉरी। तो आगे चलते हैं। अब इसके बाद हमारे पास आता है यहाँ पर कि करंट कैरिंग लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। जो करंट कैरिंग लूप होती है वो एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करती है। देखिए, कंसीडर अ सर्कुलर लूप कैरिंग करंट आई इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये हमारे पास एक क्लॉक है, सॉरी नॉट अ क्लॉक बट अ लूप है, और इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। then the direction of magnetic field will be such that the upper face will act as a south pole and lower face will act as a north pole। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, हम लोगों ने जब करंट लूप कैरिंग करंट के बारे में स्टडी किया था और उसकी मैग्नेटिक फील्ड हमने जब फाइंड आउट की थी, तो वहाँ पर हम लोगों ने लर्न किया था, जैसे ये हमारे पास कोई एक लूप है, ठीक है, और ये इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है, तो उसमें इस तरह से जो है वो आपका मैग्नेटिक फील्ड बनती है। ठीक है, राइट। तो इस यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है क्लॉकवाइज में, मैं इसको दूसरे थोड़ा जैसे यहाँ पर बना है वैसे बनाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ जो हमने इसे बनाया है इसका डायरेक्शन थोड़ा उल्टा हो गया।
ठीक है। इस तरह से जब करंट फ्लो करेगा और आप इसमें राइट हैंड पाम रूल लगाएंगे तो इसकी जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये बनेगी। ठीक है, इस तरह से इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बनेगी। और अगर हम लूप को वर्टिकल प्लेन में रखते हैं और इसमें अगर हम लोग इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करवाते हैं तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऊपर से नीचे की तरफ आएगी, दिस विल बी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और अगर इस तरह से हमारे पास लूप है और अगर हम करंट को एंटी क्लॉकवाइज कर देते हैं इस तरह से, तो जो आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में आएगी, इन अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है। अब जब हम किसी बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का बात करते हैं, जैसे ये इसका साउथ पोल है और ये इसका नॉर्थ पोल है, तो बार मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से बाहर निकलती हैं और साउथ पोल पर एंटर करती हैं। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ अ बार मैग्नेट। ठीक है, जिस तरफ नॉर्थ पोल होता है उधर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउट होती हैं और जिधर साउथ होता है उधर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर इनटू द मैग्नेट। तो अब अगर हम इस कॉइल को देखें, इसकी बात कर लेते हैं जिसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है, तो इसके अपर फेस में देखें तो यहाँ से फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज कमिंग आउट। सो ऊपर से आप देखेंगे अपर फेस से तो ये आपको नॉर्थ फेस की तरह काम करेगा क्योंकि यहाँ से फील्ड लाइंस बाहर आ रही हैं। ठीक है, क्योंकि नॉर्थ फेस से फील्ड लाइंस बाहर आती हैं। लेकिन अगर आप इसका लोअर फेस देखेंगे तो लोअर फेस में मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो इसमें एंटर कर रही हैं। ठीक है, नीचे से एंटर कर रही हैं और ऊपर से आपकी फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं। तो जहाँ से बाहर निकलती हैं फील्ड लाइंस वो नॉर्थ की तरह एक्ट करता है, मतलब अपर फेस इसका नॉर्थ एक्ट करेगा। और जहाँ से फील्ड लाइंस एंटर करती हैं, जहाँ पर एंटर करती हैं वो आपका साउथ पोल एक्ट करता है। तो ये हमारा लोअर फेस जो है इसका साउथ एक्ट करेगा। ठीक है, राइट। अरे बात समझ में। दूसरी ओर जब करंट क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डाउनवर्ड जा रही हैं। डाउनवर्ड जाने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऊपर से एंटर कर रही हैं और नीचे से वो आपके लूप को लीव कर रही हैं, छोड़ रही हैं। तो जहाँ से एंटर करती हैं वो साउथ की तरह बिहेव करता है और जहाँ से बाहर निकल रही हैं उसे आप लोग नॉर्थ की तरह मान सकते हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप किसी तरफ से लूप को देखते हो और उसमें करंट क्लॉकवाइज आ रहा है, जैसे यहाँ पर हमने देखा, तो जिधर से आपको करंट क्लॉकवाइज लगेगा वो साइड उस लूप की साउथ एक्ट करेगी और दूसरी उसकी नॉर्थ एक्ट करेगी। ठीक है, अब जब आपने साउथ और नॉर्थ दो आपके पास दो अलग अलग फेस हैं, एक अपर फेस और लोअर फेस, एक साइड साउथ फेस हो गया, एक तरफ नॉर्थ फेस हो गया, मतलब एक आपका साउथ पोल हो गया और एक आपका नॉर्थ पोल हो गया। तो वो एक मैग्नेट की तरह काम कर रही है लूप, क्योंकि उसमें एक पोल साउथ बन गया, एक नॉर्थ बन गया और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी उसमें एग्जिस्ट कर रही हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो करंट कैरिंग लूप है, अगर आपके पास एक लूप है और उसमें करंट फ्लो कर रहा है तो वो एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, टाइनी बार मैग्नेट की तरह। और टाइनी बार मैग्नेट मतलब जो बार मैग्नेट होता है वो मैग्नेटिक डाइपोल की तरह भी बिहेव करता है, अभी हमने स्टडी किया। इसका मतलब करंट कैरिंग लूप जो है वो आपकी एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह काम करती है। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा यहाँ पर एक ट्रिक बोल सकते हैं आप लोग कि अगर करंट आपका क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है तो आप अपना एस लिख सकते हैं यहाँ पर और एस के एंड्स के ऊपर डायरेक्शन बना सकते हैं। तो इस तरह से अगर करंट होगा तो वो आपका साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। और अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो अपने एन को थोड़ा डिज़ाइन करके लिख दीजिए इस तरह से। तो इस तरह से करंट आपका एंटी क्लॉकवाइज हो गया तो ये आपका नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, जैसे अब यहाँ पर हमने ये लूप बनाया हुआ है तो ऊपर से आप इस लूप को देखेंगे तो फील्ड लाइन सेंटर कर रही हैं, मतलब क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है इसमें, तो क्लॉकवाइज करंट साउथ पोल बिहेव करता है। तो एक साइड इसकी साउथ होगी और दूसरी इस नीचे वाली ऑपोजिट इसकी नॉर्थ हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब कि करंट कैरिंग लूप एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। आगे हमारे पास क्वेश्चन आता है कि एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ करंट लूप। अगर ये मैग्नेटिक डाइपोल की तरह वेव कर रहा है तो इसकी डाइपोल मोमेंट क्या होगी, हम कैलकुलेट करते हैं। वी नो दैट व्हेन loop carrying current I is placed in the magnetic field vector B, it experiences a torque given by tau is equal to IAB sin theta। अभी कैलकुलेट किया हम लोगों ने, टॉर्क होता है IAB sin theta, where A is the area of the loop and theta is the angle between magnetic field B and normal to the plane of loop। प्रीवियस टॉपिक जो हमने किया। लेकिन अभी एक यहाँ पर मैं कॉन्सेप्ट कर रहा हूँ डायरेक्टली यूज, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में कि बट व्हेन बार मैग्नेट इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, जब किसी बार मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है बार मैग्नेट को, तो उसके ऊपर टॉर्क लगता है। ठीक है, और वो टॉर्क होता है टो इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। एम वहाँ पर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। ठीक है, टो इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा।
किसी बार मैग्नेट को जिसकी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m है उसे मैग्नेटिक फील्ड B में जब रखा जाता है तो उसके ऊपर टॉर्क लगता है, जैसे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर टॉर्क लगता है PE sin थीटा, वैसे ही मैग्नेटिक डाइपोल पे भी टॉर्क लगता है MB sin थीटा। एक्सप्रेशन ड्राइव किया है हम लोगों ने, देख लेंगे इसे। सो वेयर m इज इक्वल टू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द मैग्नेट। देयरफॉर कंपेयरिंग क्वेश्चन 1 and 2, ये भी टॉर्क है ये भी टॉर्क है, ठीक है, तो दोनों इक्वल होने चाहिए, दोनों को कंपेयर करेंगे तो देखो साइन थीटा सेम है, मैग्नेटिक फील्ड बी सेम है, इसका मतलब दोनों सेम तब आएंगे जब आपका स्मॉल m इक्वल टू आई ए हो जाएगा। इसका मीनिंग ये हुआ कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है वो आई ए के इक्वल होती है। तो हमने जब कंपेयर किया तो हमें मिला m इज इक्वल टू आई ए। सो एंड इफ लूप एज n टर्न्स, अगर लूप में n टर्न्स हैं तो n टाइम्स करंट हो जाएगा, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी आपकी n टाइम्स हो जाएगी। दैट इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m इज इक्वल टू n आई ए। इन वेक्टर फॉर्म वेक्टर m इज इक्वल टू n आई ए वेक्टर, वेक्टर्स लग जाएंगे दोनों तरफ, डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू प्लेन आ जाएगी, जो एरिया की डायरेक्शन होगी वही मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी। ऐसा यूनिट भी पूछे गए थे क्वेश्चन में, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ से बना सकते हो। आई ए से आई एम्पियर हो गया और एरिया का यूनिट मीटर हो गया, तो ये बन गया एम्पियर मीटर स्क्वायर, दैट इज AM स्क्वायर। इसी तरह आप डायमेंशनल फार्मूला भी यहाँ से बना सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर दीज 2 क्वेश्चन, दोनों रिलेटेड क्वेश्चन एक साथ थे तो इनको अच्छे से कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।